Hello, Bachu. Welcome back to Monk 2.0. My name is Upasana Mongia, your biology mentor, and today we are starting with new chapter of science, that is microorganisms, friend and foe. Microorganisms. देखो माइक्रोऑर्गेनिजम्स, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, और ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जीव जंतु की बात हो रही है। तो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स कि हमें हमारी नेकेड आई से दिख ही नहीं सकते, चश्मा लगा लो तो भी नहीं दिख सकते, तो ये हमें दिखेंगे माइक्रोस्कोप से। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें ये ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। अब आगे क्या लिखा है, फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन दोनों है। ये दोस्त और दुश्मन दोनों है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, यही इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है आपको। तो देखो हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। अभी आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। नाउ क्या क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर, ये देख ले। देखो बेटा, हमें इसके अंदर देखना है सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की, आखिर है क्या चीज भाई। पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देखना है, आखिर है क्या। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन भी देखेंगे। क्लासिफाई करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फूड प्रिजर्वेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स और इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, इनके फायदे क्या है, ये चीजें हमें देखनी है। ये टॉपिक्स अभी आपको इतने क्लियर नहीं होंगे, कब ज्यादा क्लियर होंगे, जब आपकी ये लेक्चर वाली क्लास या लेक्चर खत्म हो जाएगा। इस पर आ जाओ पहले तो। ये दिख रहा है बेटा, दिस ऑर्गेनिज्म। कैन यू गेस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ये क्या है। ये इतना छोटा है, इसकी पिक्चर इतनी सुंदर और क्लियर आपको दिख तो रही है, बट इट इज वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोस्कोप से शूट किया हुआ एक इमेज है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबा। ये एक अमीबा है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी दैट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है। ये किसी पानी के अंदर हो सकता है या किसी सरफेस के ऊपर हो सकता है। डू यू सी दीज ऑर्गेनिजम्स एंड दीज, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आपको आपकी नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, आपको ऐसे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर आपको ये ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं। ये तो आपका नॉर्मल स्कूल वाला माइक्रोस्कोप है, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इससे और अच्छे लेवल के माइक्रोस्कोप भी आते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। वो और भी ज्यादा क्लियर वर्जन दिखाते हैं चीजों का, ठीक है। ये तो आपके स्कूल में नॉर्मली विजिबल होंगे अवेलेबल। नाउ वापस आ जाते हैं अपने नोट्स पर। देखो पीपीटी में मैं आपको जीआईएफ वगैरह दिखाऊंगी, नोट्स पर आपको बातें बताऊंगी, ठीक है। सो पढ़ो इसकी डेफिनेशन। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस which कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर और माइक्रोब्स। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिख सकते हैं, हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े उनको देखने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सम ऑफ दीज कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास। इनमें से कुछ है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास पता है क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा कुछ होता है ना, बड़ा करके दिखा देता है चीजों को, मैग्नीफाइंग ग्लास। या फिर कुछ जो है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं। अब इतने छोटे होते हैं, इसीलिए हम इनको माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। इतने छोटे साइज की वजह से बेटा हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, 4 मेजर ग्रुप्स। 4 मेजर ग्रुप्स में हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, हमने इसको किस में क्लासिफाई करा है, 4 ग्रुप्स में। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड लास्ट वन इज एल्गी। अब ये नाम आपको बड़े नए नए लग रहे होंगे, बट इसमें है क्या, देखो बैक्टीरिया बहुत टाइप्स के होते हैं। आपने देखा होगा बेटा, देयर आर डिफरेंट बैक्टीरियाज, जिनके बारे में आपने कुछ के नाम भी पढ़े होंगे। कुछ बैक्टीरियाज हमें बीमार भी कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हमें
हेल्प भी करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज तो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इतनी हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज नहीं होगी, इतने ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे जितने बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारे माउथ में बैक्टीरियाज है, हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज है, हमारी स्किन पर बैक्टीरियाज है, हमारे फेस पर बैक्टीरियाज है। सो बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड देर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। फिर बात करते हैं फंगस की। अब ये जो फंगस है बेटा, ये आपने नाम सुना होगा, ये भी किस पे सरवाइव करती है? फंगस भी हमारे आसपास ही रहती है। ये जब खाना बेकार हो जाता है, पुराना हो जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पुराने हो जाते हैं, तब ये फंगस आपको वहां पर दिखती है। ठीक है, फंगस भी अपना खाना खुद नहीं बना सकती, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दूसरों पर अपने खाने के लिए डिपेंड करेगी। फिर आ जाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना, तो ये भी माइक्रोस्कोपिक होंगे। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। आपने अमीबा का नाम सुना है? अमीबा नहीं सुना तो आप बहुत ज्यादा अमीबा का नाम सुनने वाले हो आगे। देन पैरामीशियम इज ऑल्सो देयर। पैरामीशियम, अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ऐसा अजीब सा ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और पैरामीशियम, घर में चप्पल जो हम पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसी शेप होती है पैरामीशियम की। इसको स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये आपका पैरामीशियम है और ये आपका अमीबा है। इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। फिर एल्गी की बात करें, एल्गी इज ग्रीन इन कलर। एल्गी अपना खाना खुद बना सकती है। एल्गी कहाँ मिलती है आपको? पानी में मिलती है बेटा। पानी में जब आप देखते हो पानी पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है। वो जो ग्रीन कलर की लेयर उसके ऊपर आ रही है ना, दैट इज एल्गी। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द 4 ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये अब आपको यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से दिखाया हुआ है। देखो, फंगस ऐसे दिखती है, बैक्टीरिया ऐसे दिखती है, वायरसेस आर आल्सो देयर। अच्छा, आपकी बुक में ना हो सकता है कुछ बच्चों की बुक में 5 ग्रुप्स डाले हुए हो, कुछ बच्चों की ग्रुप्स में बुक्स में हो सकता है 5 ग्रुप्स डाले हो। तो 5th वाला जो है ना, उसको मैं यहाँ से बबल बना के लिख रही हूँ। स्पेशल है वो थोड़ा सा। क्यों स्पेशल है? उसका नाम है वायरस। अब ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना ऊपर वाले, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये फंक्शन कर रहे हैं, अपने सारे लाइफ के प्रोसेसेस कर रहे हैं, हम इनको लिविंग बोल सकते हैं। वायरस के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ना ही हम इसको लिविंग कैटेगराइज कर सकते हैं, ना ही हम इसको नॉन लिविंग कैटेगराइज कर सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते इसको लिविंग? क्योंकि बेटा जब तक इसको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलती है, जब तक इसको कोई और ह्यूमन बॉडी नहीं मिलेगी, कोई प्लांट बॉडी नहीं मिलेगी, कोई और एनिमल की बॉडी नहीं मिलेगी, तब तक ये अपनी लाइफ का कोई भी प्रोसेस नहीं दिखाएगा। ये तभी सारी लाइफ की चीज़ों को दिखाता है, जैसे कि खाना खाना, डिवीजन करना, सेल रिप्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें तभी दिखाते हैं जब इसको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है। तो अभी आसपास अगर हमारे घूम रहा है तो इट इज़ लाइक डेड, बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह ये अपनी सारी हरकतें करता है। बट जैसे ही इसको कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, मान लो मेरी बॉडी का सरफेस मिल गया, या मेरे अंदर एंटर कर गया, या फिर कोई प्लांट मिल गया जिसको ये इन्फेक्ट कर सकता है, उस टाइम पर ये लिविंग हो जाएगा और सारे कैरेक्टर्स दिखाएगा। तो इसीलिए कुछ बुक्स के अंदर आपको दिखेगा कि ये 4 आपके कैटेगरीज हैं, 4 ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कईयों में ये 5th दिया होगा, कईयों में नहीं दिया होगा। तो अब आपको रीजन समझ आया क्यों नहीं दिया इसको कई बुक्स के अंदर? बिकॉज हम अभी तक इसको ना ही लिविंग कैटेगराइज कर पाए हैं, ना ही हम इसको नॉन लिविंग कैटेगराइज कर पाए हैं। ये प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक एक करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलना है, तुम्हें सबसे पहले बात करनी है। अब बात करते हैं बैक्टीरियाज की। तो बैक्टीरियाज का मैंने बताया यार, बहुत वैरायटी है बैक्टीरियाज की। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर्स टू डेजर्ट्स टू हॉट स्प्रिंग्स। उबलता हुआ पानी होगा, बहुत ही गर्म पानी होगा, उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। डेजर्ट के अंदर भी कुछ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। ग्लेशियर्स के अंदर जहाँ बर्फ जमी हुई होती है पहाड़ों के ऊपर, दैट ऑल्सो, या पानी के ऊपर जो बिल्कुल आइस जम जाती है, बर्फ जम जाती है, जो स्नो होती है, उसके अंदर भी तुम्हें बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। देखो कहाँ कहाँ ये बैक्टीरियाज तुम्हें मिल सकते हैं। हैबिटेट क्या होता है? घर, शेल्टर। तो ये आपको इतनी जगह पर मिल सकते हैं। एक और चीज बताती हूँ, जो लावा है, वोल्केनो जो है, वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से जो हॉट मेल्टेड सारी आग सी निकलती है उसको हम लावा बोलते हैं। उसके अंदर भी कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि बैक्टीरिया तो भैया आपको हर जगह मिल जाएंगे। इतनी सारी वेराइटीज है, दे आर फाउंड एवरीवेयर, राइट। नाउ
एग्जाम्पल्स आर कर्ड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। ये बार बार आएगा आपकी बुक के अंदर, ये एग्जाम्पल इतना फेमस है, इतना कॉमन एग्जाम्पल है। क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपको दही में मिलता है, कर्ड में मिलता है। तो इसका मतलब इफ वी आर ईटिंग कर्ड वी आर ऑल्सो ईटिंग लैक्टोबैसिलस, है ना? जैसे ये दिख रहा है आपको। एक और बात बताती हूँ बेटा, ये ना अलग अलग शेप्स और साइज के होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऐसे रॉड शेप के होंगे, लाइक दिस। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ऐसे राउंड शेप के होते हैं। सम बैक्टीरियाज आर लाइक दिस, स्नेक की तरह, स्पाइरला शेप बोलते हैं इसको। एंड सम आर कॉमा शेप्ड। कुछ ऐसी शेप के बैक्टीरियाज भी होते हैं बेटा। कॉमा बनाते हो ना तुम, ऐसे ऐसे कॉमा ड्रॉ करते हो ना, तो ऐसी कुछ शेप होती है इसकी भी। सो देयर आर डिफरेंट बैक्टीरियाज विद डिफरेंट शेप्स। तो मैं आपको सिर्फ ये आपके बुक में नहीं दिया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। अब ये कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जो है, इट इज रॉड लाइक, ऐसी शेप का है। सो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। देन फंजाई। फंजाई मल्टी सेल्यूलर होती है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। यूनिसेल्यूलर भी बोल सकते हैं इसको, यूनिसेल्यूलर यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। सिर्फ हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं, मान लो ये आपका दोस्त है डुग्गू, ठीक है। अब इसकी बॉडी की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी में एक जगह पर करोड़ों सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल से मिलकर ये बनाए। सेल के ग्रुप ने टिश्यू बनाया, टिश्यू के ग्रुप ने ऑर्गन बनाया, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और फिर जाकर पूरी बॉडी बनी है। तो हम तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है। बट ये बैक्टीरिया के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब सारे लाइफ प्रोसेसेस तो ये करता है, ये खाना भी खाएगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा, वेस्ट को भी अपनी बॉडी से रिमूव करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा। बट इसका बॉडी का डिजाइन सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है। इट इज ओनली मेड अप ऑफ वन सेल। देखो जिन बच्चों का सेल का मतलब नहीं पता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। कुछ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं कि भाई एक ही सेल है। अब एक सेल इतना छोटा होता है कि हमें नेकेड आई से दिखता ही नहीं है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कुछ बने हुए हैं ग्रुप ऑफ सेल्स से, कि थोड़े से सेल्स आ गए, उन्होंने ग्रुप बना लिया। और फिर कुछ बने हुए हैं हमारी तरह कि सेल्स का ग्रुप है, फिर उनका ग्रुप है, फिर ऑर्गन है, फिर टिश्यू है। ऑर्गन पहले टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है, ठीक है। तो ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब फिर से इस पर आ जाए। अब डुग्गू की बॉडी के अंदर तो एक जगह पर इतने सारे सेल्स हैं, ये हमारा एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। सेल्यूलर मतलब सेल, वन सेल, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ। इट इज फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। अगर हम इसी को अब कंपेयर करें फंजाई से, तो फंजाई एक सेल से मिलकर नहीं बनी हुई, फंजाई इज मल्टी सेल्यूलर। फंजाई कैसी है बेटा? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर मतलब सेल, मैनी सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स, यहां लिख दूं, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, दोज ऑर्गेनिजम्स which take food from other organisms, which obtain food from other organisms. Unlike plants, plants तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना प्लांट्स, हम कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तुम्हें धूप में खड़ा कर दूं, क्या तुम अपना खाना खुद बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। So that is why there are differences between us and plants. Plants ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना लेते हैं, और हम हेट्रोट्रॉफिक है, यानी कि हमें दूसरों से अपना खाना लेना होगा। अब बैक्टीरियाज की बात करें तो मोस्टली बैक्टीरियाज बेटा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं करते, केमिकल्स होते हैं उनके पास और वो अपना खाना खुद बना लेंगे। बट मोस्टली मेजॉरिटी बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉफिक, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब फंजाई किसका एग्जांपल है हेट्रोट्रॉफिक का? फंजाई खुद खाना नहीं बना सकती है, फंजाई दूसरों से खाना लेती है, तभी हमारी जो फ्रूट्स, पुरानी मिठाइयाँ खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का एक डस्ट जैसा लेयर दिखता है, दैट इज फंगस ओनली। लैक क्लोरोफिल एंड आर जनरली फाउंड इन कॉलोनीज। लैक क्लोरोफिल, लैक क्लोरोफिल मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल किसके पास होता है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है।
क्लोरोफिल किसके अंदर होता है बेटा? ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। अब ये फंजाई ग्रीन प्लांट थोड़ी है, फंजाई तो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से दिखेगी, और इसके पास क्लोरोफिल भी नहीं है। क्लोरोफिल होता तो ये शायद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते थे, बट क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, खाना खुद कैसे बनाएंगे? जनरली फाउंड इन कॉलोनीज, जैसे तुम रहते हो ना कॉलोनीज में, बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते हैं ना, सेम तरीके से ये भी बहुत जगह पर रहते हैं, ये भी कॉलोनीज में दिखते हैं, ये भी कॉलोनीज में रहते हैं, यानी कि बहुत सारे एक साथ रह रहे हैं। ये देखो, ये एक साथ मिल रहे हैं ना आपको, ये एक साथ रह रहे हैं ना कॉलोनीज में। सो दीज आर फाउंड इन कॉलोनीज। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। क्या नाम है फंगस का? पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ये अब आपको एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। ये वाली जो फंगस यहाँ दिख रही है ना, ये पेनिसिलियम ही है बेटा, माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है ऑब्वियसली, ऐसे तो आपको नहीं दिखने वाला, ये माइक्रोस्कोपिक है। एस्परजिलस, आपको पता है कभी आप अपनी ब्रेड, जो भी आप घर में ब्रेड खाते हो, उसको थोड़ी देर पुराना होने दो, जान के उसको खराब कर दो, तो 5-6 दिन नहीं खाओगे तो आप देखोगे, 5-6 दिन अगर नहीं लगे, 10 दिन छोड़ देना उसको, तो आप देखोगे उसके ऊपर ना ग्रीन कलर का पाउडरी सब्सटेंस आ गया है। वो जो ग्रीन कलर का पाउडरी सब्सटेंस ब्रेड के ऊपर आ जाता है, दैट इज ऑल्सो अ फंगस। वो भी क्या है? एक फंगस है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ फंगस। उसका नाम क्या है? पहले हम ब्रेड बना लेते हैं। ये हमारी ब्रेड है, ठीक है, डुगू खाता है इस ब्रेड को। अब इस ब्रेड के ऊपर आपको ग्रीन कलर का पाउडरी सब्सटेंस दिखेगा, अगर ऐसा कुछ खराब सी हो जाती है, जब आप उसको जूम करके माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। इसका क्या नाम है? ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। ब्रैकेट में लिख दूं, फंगस ऑन ब्रेड, फंगस ऑन ब्रेड। सिंपल हो गया, आसान है। आगे बढ़े, प्रोटोजोआ, तीसरा ग्रुप हमने क्या देखा था? प्रोटोजोआ वाज अनदर ग्रुप। प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, बहुत बड़ा ग्रुप है ना, तो अब इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं, कुछ होंगे जो कि मल्टी सेल्यूलर होंगे। ये हमें आपको पानी में देखने को मिलेगा। एंड एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामीशियम, ये इसके बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने स्कूल में भी एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, पहले आप किसी और टीचर से पढ़ते हो, उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे, तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स आपका 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाले, इतने फेमस एग्जाम्पल्स हैं। क्या नाम है? अमीबा एंड पैरामीशियम। अगर तुम बायो लोगे तो, बायो नहीं लोगे तो फिर तो 10th तक ही तुम्हारा पीछा करेंगे, अगर बायो लोगे तो 12th तक तुम्हारा पीछा करेंगे। क्या नाम है? अमीबा एंड पैरामीशियम। अब पहचान सकते हो, ये स्लिपर जैसा ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम। अब कई बुक्स में ना पैरामीशियम की स्पेलिंग MOE लिखी हुई होती है और कई में सीधा ME होता है, दोनों स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। एंड दिस इज एल्गी, ये नॉट एल्गी, दिस इज अमीबा, दिस इज अमीबा। ये दोनों ही हमें पानी में देखने को मिलते हैं। प्रोटोजोआ हो गया। नेक्स्ट एल्गी, ये भी यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है, बट इनकी खास बात पता है क्या है? सबसे खास बात जो इनकी है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर जहाँ मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ ना, वहीं पर इसकी भी डेफिनेशन ऐड कर रही हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहीं पर आपको दोनों की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये किससे आया है? ऑटो वर्ड से आया है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो खुद को न्यूट्रिशन देना, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, या नरिशमेंट लिख लो, न्यूट्रिशन की जगह नरिशमेंट लिख लो। नरिशमेंट का मतलब भी वही होता है, अपना पेट भरना, खाना खुद को देना, दैट इज नरिशमेंट। Autotrophic nourishment या autotrophic nutrition. Now, those organisms which can prepare their own food, which can
prepare their own food are known as autotrophic organisms. अब सबसे पहले तो हमने एग्जाम्पल में क्या लिखना है, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, इनके पास क्लोरोफिल है. और अभी मैंने बताया कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं. फ्यू बैक्टीरियाज लिख दूं, फ्यू बैक्टीरियाज. अब नाम नहीं पढ़ने हैं तुम्हें, बट तुम क्योंकि समझदार बच्चे हो, एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए, तो तुम्हें कुछ बातें एक्स्ट्रा बता देती हूँ, ठीक है. सो ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरियाज, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं. वहीं पे हेटेरोट्रॉफिक में एग्जांपल्स लिख ले क्या, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस, काउज और बैक्टीरिया जिसमें भी आ सकते हैं. फंगस हमारी सबसे बड़ी हेटेरोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बनाती, दूसरों से ले लेती है, ETC. हो जाएगा ये, है ना. आई एम श्योर कुछ बच्चों को पहले से ये डेफिनेशंस आती होंगी, जिन बच्चों को नहीं आती उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है. अब आ जाओ बेटा फिर से एल्गी पर. क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है, इनके पास क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेती है. फोटोसिंथेसिस क्या रिएक्शन है, देखो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए. जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पानी चाहिए. फिर हम उसमें डाल देते हैं चाय पत्ती, फिर उसमें हम डाल देते हैं चीनी, फिर उसमें हम डाल देते हैं दूध, अदरक डालनी है तो मर्जी है ना. सो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए भी हमें 4 चीजें चाहिए. क्या क्या चाहिए, सबसे पहले डाल दो जी थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा ले लो आप पानी, फिर आपको चाहिए सनलाइट, सनलाइट के बिना ये नहीं हो पाएगा, फिर आपको चाहिए क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स ऐसे ही करते हैं फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल चाहिए. अब ये सारी 4 चीजें मिलकर ये बना लेते हैं ग्लूकोज. ये सारी चीजें मिल जाती है जब तो क्या बन जाता है बेटा, ग्लूकोज बन जाता है. इस एरो को थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ. खाना बन गया है, खाना इज ग्लूकोज. अब खाना बन गया मतलब राजमा चावल नहीं बने हैं, ग्लूकोज बना है, C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है. सो इनके पास अब क्लोरोफिल है तो ये भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी आपने देख ली. एग्जाम्पल्स आर क्लेमाइडोमोनास. क्या बोलेंगे इसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, देखो क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास. ये पता है कैसी होती है, माइक्रोस्कोप ही है, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगी. ऐसे अंडे जैसी शेप होगी इसकी, 2 इसके ऐसे एंटीना निकल रहे होंगे, एक इसके पास न्यूक्लियस होगा, ऐसे गोल 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 घूमती रहती है ये. ठीक है. एंड दिस ऑल्सो, दिस इज स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा ये भी एल्गी है. पानी पुराना हो जाएगा ना जब बहुत ज्यादा, तो आपको ये पानी के अंदर फ्लोट करती हुई दिखेगी. इनफैक्ट कभी आपने देखा भी होगा टैंकी में आसपास कहीं पुराना पानी पड़ा हुआ है, आपके आसपास पॉन्ड है, कोई लेक है, तो उसके अंदर ग्रीन कलर की चीजें कुछ फ्लोट कर रही होती है, वो एल्गी है बेटा. एल्गी अपना खाना खुद बना लेती है तभी, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं. समझे, क्लियर है, आई होप क्लियर है. अब आगे आ जाओ, वायरसेस. 5th ग्रुप कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पर, वायरसेस. वैसे तो हम 4 मेन ग्रुप्स में करते हैं, कुछ बुक्स में 5 भी करते हैं. सो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 में ही क्लासिफाई करना. मैं करेक्शन कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप 5 ग्रुप्स में लिखो. वायरस के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता तो है ही ना. यहाँ पर इसको करेक्ट कर देते हैं बेटा. क्या लिखूं, 4 की जगह 5 लिख दूं. अब आपको रीजन पता है ना कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है. भाई ऐसी बातें हमें क्यों करनी पड़ रही है, सीधा हम एक ही बात क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि जो 5th है ग्रुप वो है इतना कंट्रोवर्शियल. कौन सा, वायरस वाला, है ना. 5 major groups, those groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae and virus. Okay, and virus. हो जाएगा. आ जाओ वायरसेस की बात करते हैं. सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वायरसेस ही है. वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक. दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. अपने सेल को रिप्रोड्यूस ही नहीं करते जब तक इनको दूसरी बॉडी का सेल नहीं मिल जाएगा. जैसे मान लो ये दूसरी बॉडी है, ये डुगू है, ये इसकी बॉडी का, ये लिवर है इसका, इसके लिवर के अंदर ये सेल पड़ा हुआ है. ठीक है. अब ये वायरस आया, ये पिंक कलर का वायरस आया, ये वायरस इसकी बॉडी के अंदर जाएगा. इसी सेल की जो भी मशीनरी है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी केमिकल रिएक्शन इस सेल के अंदर हो रही है, उसी को अपनी रिएक्शन बनाकर फॉलो करना शुरू कर देगा. यानी कि मान लेगा कि भाई अब ये ह्यूमन सेल तो मेरा सेल है,
अब मैं मस्त डिवाइड करूंगा, अब मैं मस्त सारे लाइफ प्रोसेसेस करूंगा। सो इसने इसको इन्फेक्ट कर लिया, ये सेल तो अब बेचारा खराब ही हो जाएगा, ये सेल तो मर ही जाएगा क्योंकि इसमें वायरस ने खुद को इन्फेक्ट कर लिया है। So they always reproduce inside the cells of other host organism। अब ये जो डुग्गू है ये क्या बन गया बेटा, इसके लिए होस्ट बन गया। ये क्या बन गया, इसके लिए होस्ट बन गया। होस्ट क्या होता है, होस्ट की डेफिनेशन देखो, ये जो वायरसेस है या फिर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच यूज अदर्स बॉडी टू कंडक्ट लाइफ प्रोसेसेस आर नोन एज होस्ट ऑर्गेनिज्म। या फिर नहीं, ये तो होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरसेस की डेफिनेशन हो गई दूसरी वाली, या फिर पैरासाइट्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑन विच पैरासाइट्स और वायरसेस सर्वाइव और यूज देयर मशीनरी टू कंडक्ट देयर ओन लाइफ प्रोसेसेस। हिंदी में मतलब समझ लो, होस्ट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके ऊपर पैरासाइट्स और वायरसेस अटैक करते हैं और उनके सेल को अपना सेल समझ के उसकी मशीनरी बनाना शुरू कर देते हैं, उसमें सारे लाइफ प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है ना। अब देखो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अल्ट्रा लगाना पड़ा इसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक तो है ही है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज्यादा हाई माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी तब जाकर हम इसको देख पाएंगे अच्छे से। रिक्वायर होस्ट सेल्स टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स, ये आपको पहले ही पता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस, बेटा ये तो हमें बहुत बीमार कर देते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा कर देता है, पोलियो वायरस पोलियो कर देता है, सिंपल। ये वो वायरसेस हैं जो हमें बीमार करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये जो आपको यहाँ पर वायरस दिख रहा है ना, ये वायरस है बेटा, ये पता है कैसा वायरस है, इसका नाम है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज ये बेटा बैक्टीरिया को ही खा जाता है, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को ही खा जाएगा, बैक्टीरिया को ही डैमेज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे घर में अचार आता है, जैम आता है, हम उसको लॉन्ग टाइम तक अपने घरों में सेव कर सकते हैं, उनके ऊपर एक डेट लिखी हुई होती है कि आप इस डेट से इस महीने की डेट तक इसको यूज कर सकते हो, एक्सपायरी डेट उसको हम बोलते हैं। तो आप सोचते हो कि हम कभी इन चीज़ों को इतने लंबे टाइम तक कैसे सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि घर में जो आप अपनी सब्जियां लेकर आते हो, मिल्क लेकर आते हो, वो तो 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, हम उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। बट वहीं पर अगर हम फ्रूट्स का अचार बना दे, फ्रूट्स का नहीं सब्जियों का अचार बना दे, जैसे आपका नींबू का अचार बनता है, फ्रूट्स का भी तो बनता है, आम का अचार जो हमारा बनता है, तो उसको हम कितने लंबे टाइम तक सेव करके रख सकते हैं, है ना, बहुत सालों तक वो अचार चल सकता है हमारा। सो दैट इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन, कि हम खाने को बचा कर रख रहे हैं, उसको स्पॉइल नहीं होने दे रहे हैं, हम खाने को स्पॉइलेज से बचा रहे हैं। Process of preventing the spoilage of food items by the action of microbes is called as food preservation। अच्छा, किसकी वजह से हमारा खाना खराब हो जाता है, जैसे मान लो तुम मार्केट गए और बहुत सारे एप्पल्स ले, ठीक है, अब हफ्ता हो गया किसी ने खाए ही नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं वो एप्पल्स, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो एप्पल्स खराब होने लग जाएंगे, सड़ने और गलने लग जाएंगे। क्यों सड़ने और गलने लग जाएंगे, बैक्टीरियाज उस पर पार्टी कर रहे हैं यार, उन बैक्टीरियाज को तो मजा आ गया। जो हमारे एयर में बैक्टीरियाज हैं या फंगस है, लोग फंगस भी बना देते हैं इसके ऊपर फंगस की ग्रोथ होने लग गई। सो ये बैक्टीरिया और फंगस कर रहे हैं इनके ऊपर पार्टी, क्योंकि उनको समझ आ गया कि इसको तो कोई आने नहीं वाला, यानी कि अब तो ये खराब ही होगा, तो हमारा फूड है। तो बैक्टीरिया और फंजाई इस पर पार्टी करना शुरू कर देते हैं और इसको धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पर अटैक ना करें, हमारा खाना लंबे टाइम तक चले, तो हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पर जाएंगे और उनको खराब कर देते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। हमारे पास बेटा अलग अलग तरीके होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के। सबसे पहला है बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड कैसे काम करता है, केमिकल मेथड यानी कि हम केमिकल्स ऐड करेंगे फूड को बचाने के लिए। द केमिकल्स दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वो केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बचाते हैं खाने के आइटम में डालने के बाद, उनको हम फूड प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो जो तुम आलू के चिप्स खाते हो यानी कि पोटैटो चिप्स, जो लेस तुम खाते हो, चॉकलेट्स तुम खाते हो,
मार्केट में जितने भी पैक्ड आइटम्स हैं सबके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं। इनफैक्ट जो हमारे घर पे पैकेट वाला मिल्क आता है बेटा, उसके अंदर भी फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जितने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर डाले हुए होंगे उतना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि उसकी जो नॉर्मल लाइफ है जब तक वो खराब नहीं होगा, दैट इंक्रीजेस व्हेन यू ऐड फूड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे कि एक सोडियम बेंजोइट नाम का बहुत फेमस फूड प्रिजर्वेटिव है। देन देयर इज ऑल्सो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सॉल्ट्स और ऑयल्स ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम पिकल में देखते हैं। अचार के अंदर आप देखते हो कितना सारा ऑयल डाला जाता है, कितना सारा सॉल्ट डाला जाता है। दैट इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन बेटा, वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है, राइट। और भी तरीके हैं, जैसे कि एक तो पिकलिंग यानी कि अचार बनाना, फिर एक तरीका है सॉल्ट या शुगर ऐड करना। देखते हो आप अचार के अंदर हम बहुत सारा सॉल्ट और शुगर ऐड करते हैं, तभी वो हमें इतना बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट देता है। देन कूलिंग, फ्रिज में रख देते हैं हम चीज़ों को कम टेम्परेचर पे। आपकी ये जो वायरसेस और वायरसेस नहीं, बैक्टीरिया और फंगस का जो अटैक है वो नहीं हो पाता कम टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करते हैं। यानी कि जो बेस्ट अगर मैं टाइम बोलूँ बैक्टीरिया और फंगस का है पार्टी करने का, दैट इज वार्म टेम्परेचर, मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट कंडीशन यानी कि थोड़ी सी पानी वाली कंडीशन। आप देखते हो कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो अगर आप कोई सब्जी बनाते हो या कोई भी फूड आइटम है, आप उसको बाहर अगर किचन में ही छोड़ दो कहीं पर, फ्रिज के अंदर ना रखो तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज वार्म कंडीशन वैसे ही है, मॉइस्चर उनको मिल जाएगा, बढ़िया से वो पार्टी करेंगे। अगर वही आप उसको फ्रिज में रख देते हो, सब्जी को भी आप फ्रिज में रख देते हो, मिल्क को फ्रिज में रख देते हो, या फिर फ्रूट्स जो आप मार्केट से लाए हो उसको फ्रिज में रख देते हो, तो वो थोड़ी देर लंबा थोड़े टाइम तक चल जाती है, जल्दी खराब नहीं होती है। तो वही है बेटा, कूलिंग की हेल्प से हमने उसको बचा कर रख लिया। फिर ये जो पहला स्टेप है दैट इज ड्राइंग। जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया और फंगस की पार्टी कब हो रही है, मॉइस्ट कंडीशन में हो रही है, यानी कि पानी भी अगर इनको मिल गया ना तो वो जल्दी से अटैक करते हैं उस आइटम के ऊपर। तो मान लो आपको खाना है कोई भी फ्रूट, ठीक है, आप अगर उसको ड्राई कर लोगे, सन में रख के उसको ड्राई कर लोगे, तो वो बिल्कुल अपना पानी लूज कर देगा और ड्राई हो जाएगा। अब ये ज्यादा टाइम तक चल सकता है। ड्राई फ्रूट्स, नाम सुना है ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स जो हम खाते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चल पाते हैं एज कंपेयर टू द फ्रेश फ्रूट्स जिनके अंदर पानी है, क्योंकि उनके अंदर पानी चला, पानी रिमूव हो गया उनमें से। अब बैक्टीरिया और जो फंगस है वो आसानी से उसके ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, खा सकते हैं उसको। अगर मैं बात करूं ड्राई फ्रूट्स की, तो ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बैक्टीरिया फंगस नहीं आएंगे, फ्रेश फ्रूट्स के ऊपर आ सकते हैं। हम बहुत लंबे टाइम तक खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को। अब आपने घर में देखा होगा हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ओरिजिनल फ्रूट्स भी होते हैं। बेटा मैं एक पिक्चर लाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये कौन सा फ्रूट है? ये सारे ड्राई फ्रूट्स है, बट ये फ्रेश फ्रूट कौन सा होगा? कीवी, ठीक है। ये क्या है? पाइन एप्पल, ठीक है। ये मैंगो, ऑरेंज, इनकी बाइट्स लग रही है। उसके बाद ये बनाना, इन सबको ड्राई कर दिया गया है। अब ये लंबे टाइम तक हम खा सकते हैं और प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं केमिकल मेथड्स। हमने देखा कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। ये हमने पढ़ लिया, मीट और फिश को भी प्रिजर्व करके रखता है बेटा कॉमन सॉल्ट। शुगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन जैम्स एंड जेलीज। तुम्हारी फेवरेट होगी जैम, जेली भी तुम्हें बहुत पसंद होगी, उसके अंदर बहुत सारा शुगर डाला जाता है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। उसके बाद ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स एंड वेजिटेबल्स। तो ऑयल और विनेगर, विनेगर क्या होता है? नूडल्स खाया तुम सबने, चाउमीन बनवाने जरूर गए होगे तुम, तो वो व्हाइट कलर का एक लिक्विड डालते हैं आपकी चाउमीन के अंदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिरका। अगर आपकी मम्मी घर पे चाइनीज खाना बनाती होंगी तो भी वो विनेगर ऐड करती होंगी। विनेगर बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है, इसको हिंदी में सिरका बोलते हैं। सो ये ऑयल और विनेगर का कॉम्बिनेशन भी एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का काम करता है, चीज़ों को लंबे समय तक बचा कर रखता है, बैक्टीरिया और वायरसेस, फंगस के अटैक से सेव करके रखता है हमारे स्पेशली फूड आइटम को, ठीक है। केमिकल मेथड हो गया। उसके बाद दूसरा मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हम मिल्क के लिए करते हैं। क्या लिखा है? हीट एंड कोल्ड, यानी कि पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। ये किसके लिए यूज किया जाता है? मिल्क के लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन या पेस्चराइजेशन। अब इसमें होगा क्या? बेसिकली आपके घरों में मिल्क आता है ना, हो सकता है आप मिल्क सीधा मिल्कमैन से ले रहे हो, दूध वाले भैया से ले रहे हो,
या फिर आप पैकेट वाला मिल्क ले रहे हो, दोनों ही कंडीशन में हम मिल्क को हीट करते हैं और फिर कूल करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, आपके घरों में जो मिल्क मैन से आ रहा है, आप उसको पहले बॉईल करते हो, ऊपर तक बॉईल दिलाते हो, उसके बाद कूल डाउन करके फ्रिज में रखते हो। या फिर जो हमारे पास घरों में मिल्क आता है, पैकेट में आता है, वो बेटा पेस्चराइज्ड मिल्क होता है, उसके साथ फैक्ट्री में ये काम किया गया होगा, पहले उसको हीट किया गया होगा, फिर उसको कूल किया होगा। अब ये क्यों करते हैं? बॉईल करते हैं पहले तो ताकि सारे बैक्टीरियाज जो है, मोस्टली बैक्टीरियाज हाई टेम्परेचर पर मर जाए, ठीक है। देन उसके बाद हम उसको इमीडिएटली कूल करते हैं। इमीडिएटली कूल करने से क्या होगा? टेम्परेचर चेंज की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बचाना है ना, तो बहुत ज्यादा हीट करके फिर कूल करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसको बचा सकते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम बॉईल करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितनी देर के लिए? 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर सडनली हम चिल कर देंगे और उसको स्टोर कर देंगे। ये इंडस्ट्री में हो रहा है, ये हम नहीं करते हमारे घरों में कि अचानक से गर्म किया फिर अचानक से हमने उसको फ्रिज में रख दिया। ये इंडस्ट्रीज में हो रहा है। कैसे करते हैं पेस्चराइजेशन? इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर सबसे पहले मिल्क को डाला, हॉट वाटर आ रहा है नीचे से, कितना टेम्परेचर होगा? 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया, फिर आगे जाकर फिर से फटाफट से कूल कर दिया, फिर आगे बहुत ज्यादा हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे, हीट करेंगे, कूल करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा पेस्चराइजेशन। जो हमारे घरों में पैकेट वाला मिल्क आता है उसके साथ किया जाता है। 72 डिग्री सेल्सियस इज द हीटिंग टेम्परेचर एंड 4 डिग्री सेल्सियस इज द कूलिंग टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेट, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। और ये देख रहे हो, इस तरीके से हमने पैकेट्स के अंदर या बॉटल्स के अंदर मिल्क को पैक कर दिया। दिस इज नोन एज पेस्चराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या मतलब है? आप सडनली या इमीडिएटली जब हीट करते हो और उसके बाद मिल्क को कूल करते हो ताकि उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं, दिस टेक्निक इज नोन एज पेस्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब स्टोरेज कैसे कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स में बना दो, ये लंबे टाइम तक आपको स्टोर करके रखने हैं सारे फ्रूट्स, तो इनको ड्राई कर दो। और क्या करते हैं हम? सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। एयर टाइट कंडीशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ है? हमारी एयर में ही तो है। तो अगर आप किसी फूड की लाइफ को लंबा करना चाहते हो तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर्स में या एयर टाइट सील पैक कर दो। उससे भी क्या होगा? वो लंबे टाइम तक चलेंगे, सरवाइव कर पाएंगे। जैसे आप ये कैन्ड आइटम्स देखते हो, कैन में या बॉटल में जो चीजें आती है, जब तक वो बॉटल ओपन नहीं होती है तब तक तो आप लंबे टाइम तक उसको यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने उस बोतल को ओपन कर लिया, हमारे घरों में जब वो आ गई है तो हम उसको 3-4 दिन ही यूज कर पाते हैं, फिर उसके बाद वो खराब हो जाती है। बहुत सारे आइटम्स में आपने ये वाली चीज देखी होगी, जो बॉटल शॉपकीपर्स के पास है वो लंबे टाइम तक पड़ी रहेगी ऐसी, उसकी एक एक्सपायर डेट होती है, 2 साल 1.5 साल इस तरीके से। बट जब हमने उसको ओपन कर लिया फिर हम उसको ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, क्योंकि अब ओपन करने के बाद एयर एंटर कर चुकी है, एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड आइटम को डैमेज कर सकते हैं। तो स्टोरेज एंड पैकिंग, ड्राइंग का एक तरीका है कि आप मॉइस्चर सारा रिमूव कर दो इसका, ये सारे ड्राई फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं। एंड उसके बाद सील्ड एयर टाइट पैकेट्स, ये पैकेजिंग का तरीका है, सील कर दो उसकी एयर को। देन फूड इंडस्ट्री में क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने फूड प्रिजर्वेशन पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अब बात करें गुड बैक्टीरियाज की। बहुत सारे बैक्टीरियाज हमें बहुत गंदी गंदी बीमारी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई हमें टाइफाइड फीवर दे सकता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया हमें टाइफाइड फीवर दे सकता है। फिर उसके बाद हमें टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस हैं। बट पहले हमें बात करनी है कि ये हमारे फ्रेंड कैसे हैं, ये अच्छे कैसे हैं। देखो, फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी हेल्प कर रहे हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। आपने कभी मम्मी को दही बनाते देखा है घर में? मम्मी क्या करती है? मिल्क लेती है, ठीक है, मिल्क लेती हैं और उसको गरम कर लेती है। तो हॉट मिल्क पड़ा हुआ होगा इसके अंदर, हॉट मिल्क इज प्रेजेंट, ठीक है। इस हॉट मिल्क के अंदर मम्मी क्या ऐड करती है? फिर इनोक्यूलम, क्या बोलते हैं उसको? इनोक्यूलम। ये टर्म आपके लिए नहीं होगी बट लेट मी टेल यू, थोड़ा सा दही ऐड करती है, हाफ स्पून जितना हॉट मिल्क के अंदर दही जो पुराना होगा उसको ऐड कर देती है। क्या होगा उससे? ये जो इनोक्यूलम डाला है ना, इनोक्यूलम वर्ड आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, इनोक्यूलम के आगे मैं लिख देती हूँ कर्ड। तो थोड़ी सी कर्ड इसके अंदर डाली, ठीक है। अब इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थे थोड़े बहुत, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस टेम्परेचर पे, वार्म टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे मस्त रिप्रोडक्शन करते हैं।
2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे और धीरे 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 पूरा मिल्क कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बोला है लैक्टोबैसिलस इस टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करेगा और लिखा है ना मिल्क किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड में चेंज हो जाएगा, पूरा मिल्क कर्ड में चेंज हो गया। एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट बेटा फंगस है। यीस्ट क्या है, फंगस है। अब आपने देखा था यीस्ट जो होती है, फंगस जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर थी, बट यीस्ट इकलौती ऐसी फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर है, जो कि यूनिसेल्यूलर है। इकलौती ऐसी फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर है, बट हम इसको खाते हैं। ये किस में हेल्प करती है, ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में हेल्प करती है। आप देखते हो ना केक कितना फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है, ब्रेड इतनी सॉफ्ट होती है, इसको हिंदी में हम खमीर बोलते हैं, खमीर, ठीक है। इडली बनता है, डोसा बनता है, तो उसके अंदर जो एयर के स्पेसेस होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो यीस्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। बेसिकली यीस्ट इज वेरी हेल्पफुल। ये है लैक्टोबैसिलस, देखो दही के अंदर। देयर इज बेवरेज इंडस्ट्री। बेवरेज इंडस्ट्री आपको पता होगा, ये डायग्राम्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे बेवरेज इंडस्ट्री की बात हो रही है। जैसे कि आपने पेप्सी पीनी है, ठीक है, लिम्का पीनी है, कोक पीनी है, ऑल दोज एग्जाम्पल्स, ही आप कॉफी की बात करो, टी की बात करो, एवरीथिंग, ठीक है। हॉट आइटम्स भी ले लिए हमने, बट यहाँ पर जो हम मेन बात करने वाले हैं ना इसकी, वो हम करने वाले हैं जो आपको नहीं पीना, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल बनाने में ईस्ट हेल्प करता है। देखो कैसे, ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल, कमर्शियल मतलब मार्केट प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, वही विनेगर सिरका अभी बताया था ना। तो ईस्ट जो है अल्कोहल, वाइन और विनेगर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ईस्ट किस पे एक्ट करता है, शुगर पे एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। हमें फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन कैसे करेंगे, हमें खुद मान लो बहुत सारा अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो हमने एक टैंक लिया, उसके अंदर हमने बहुत सारे ग्रेप्स डाल दिए। क्या डाल दिए, ग्रेप्स। ग्रेप से बनती है, बहुत सारे फ्रूट से बनती है, ठीक है। तो मान लो ये हमने ग्रेप्स डाल दिए और ग्रेप्स के साथ हमने डाल दिया ईस्ट, ठीक है। ये ब्लू कलर का मान लो ईस्ट है। अब ईस्ट को हमने इसके अंदर बंद तो कर दिया इस टैंक के अंदर, एंड दीज आर ग्रेप्स। ग्रेप्स में क्या है बेटा, शुगर है, यानी कि ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है इसके अंदर। तो ईस्ट क्या करेगी, एक केमिकल रिएक्शन करेगी। यीस्ट इस ग्लूकोज को पकड़ के इस ग्लूकोज को चेंज कर देगी अल्कोहल के अंदर और बहुत सारा CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। इसी रिएक्शन को फर्मेंटेशन बोला जाता है। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज या शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो अब हमें बहुत सारा अल्कोहल मिल गया, सी अल्कोहल मिल गया हमें बहुत सारा। गॉट इट, ऐसे बनता है अल्कोहल। तो वाइन की बात करें, हम बियर की बात करें, ये सारी चीजें बेटा ऐसी ही बनती हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब यहाँ पर आ जाओ, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया, ये पायरुवेट आपके सिलेबस में नहीं है तो लेट मी इरेज इट। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पर देखो ग्लूकोज ने क्या किया है, इस पर आ जाओ, ये बन गई बियर। ग्लूकोज किस में बना दिया, बियर के अंदर बना दिया। या फिर यहाँ पर क्या बन रही है बेटा, वाइन बन रहा है, देन ब्रेड बन रही है। सो दीज आर द यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ यीस्ट, जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस करती है। नेक्स्ट इज इन मेडिसिन प्रोडक्शन। अभी तक हमने बहुत सारे यूजेस देखे। एक तो एडिबल है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा मार्केट में बड़े हेल्पफुल हैं, अल्कोहल बनाने में हेल्प कर रहे हैं एंड विनेगर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। देन मेडिसिन प्रोडक्शन, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं। देखो कैसे, ये देखो, आप जब भी बीमार होते हो, कोल्ड होता है, तो मम्मी पापा आपको डॉक्टर के पास ले जाते होंगे, वो आपको कलरफुल कुछ दवाइयाँ दे देते हैं और टाइम बोलते हैं कि इस टाइम पर आपको ये वाली दवाई लेनी है। उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स
खुद भी बैक्टीरिया और फंगस से ही मिलकर बने हैं बेटा। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगस से ही बने हैं और दूसरे बैक्टीरिया और फंगस को ही मारने के लिए बने हैं। यानी कि गुड बैक्टीरिया से हम दवाइयां बना लेते हैं और वो बैड बैक्टीरिया को जाकर किल कर देती है। सो दिस इज हाउ मेडिसिन प्रोडक्शन के अंदर ये हेल्प कर रहे हैं। देखो, मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स to kill or stop the growth of other disease causing microorganisms are called antibiotics। मान लो किसी बच्चे के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर सैल्मोनेला टाइफाई नाम का बैक्टीरिया घुस गया है, ये टाइफाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप जो दवाई खा रहे हो, एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, वो इस टाइफाइड बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस नहीं करने देगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकेगा। वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, हमने जो दवाई खाई है वो उसको रिप्रोड्यूस नहीं करने देते हैं। दिस इज हाउ एंटीबायोटिक्स वर्क। अब गुड बैक्टीरिया और फंगस से वो एंटीबायोटिक्स बने हैं और बैड बैक्टीरिया और फंगस को ही किल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये जो खाने के लिए आया है, ये बचाने के लिए जो आया है बैक्टीरिया और फंगस, ये एंटीबायोटिक है बेसिकली। तो ये जो इसको मारने के लिए आया है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस, बट गुड बैक्टीरिया एंड फंगस। बट एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें कोई भी बीमारी वायरस से हुई है, अगर वायरस से हुई बीमारी है या वायरल फीवर हो जाता है हमें, उसमें आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डॉक्टर कहेगा कि घर जाओ, मैं आपको कोई दवाई नहीं दे सकता। फिर आप कहोगे मैम वो देते तो है दवाई। तो देखो बेटा, होता क्या है, वायरस से जो भी बीमारी हुई है उसके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है वायरस का असली बायोकेमिकल पाथवे। अब वायरस क्या करते हैं, वायरस हमारी ही बॉडी के सेल को किल कर रहे हैं, हमारी ही बॉडी के सेल को उन्होंने अपना सेल मानकर वहां पर डिवाइड करना शुरू कर दिया है। तो हम एंटीबायोटिक्स अगर ले भी ले तो हम अपनी ही बॉडी के सेल्स को किल कर देंगे। तो हम एंटीबायोटिक्स वायरस से हुई बीमारी में नहीं लेते हैं। तो क्या इलाज है वायरस से होने वाली बीमारियों का? आप कोई भी दवाई मत लो, आपकी बॉडी, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स खुद उससे लड़ाई करेंगे और आपको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स डू नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस, ये हमेशा याद रखना। चलो, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। बेटा ये एग्जाम्पल्स है कुछ एंटीबायोटिक्स के जो यूज होते हैं। अब सबसे पहले ये एंटीबायोटिक कब आया? बहुत पुरानी बात है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, ये है वो साइंटिस्ट, ये उनकी लैब है, ये यहाँ पर बैठकर ना काम कर रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि ये जो जिसमें काम करते हैं, जो इनके पास पेट्री डिश थी, उसको वॉश नहीं किया और उसको ऐसे ही छोड़कर चले गए। उसके अंदर ऑलरेडी कुछ बैक्टीरियाज पड़े हुए थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस जो पेट्री डिश है उसके किनारे पर कुछ ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, कुछ उनको सब्सटेंस दिखा जो कि यूजुअल नहीं था, नॉर्मल नहीं था, कोई नई चीज थी उनके लिए। तो उन्होंने उसको पकड़ा और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना शुरू करा। तो उन्होंने बताया कि ये तो एक तरीके की फंगस है, कुछ इस तरीके से दिख रहा था उनको, ये तो एक फंगस है। और जब इस फंगस की प्रॉपर्टीज उन्होंने पढ़ी तो उनको पता चला ये तो पेन किलर का काम कर सकती है, ये पेन को किल कर सकती है। पढ़ने के बाद उनको ये सब पता चला एंड देन पहला पेन किलर आया था। बेटा अभी हमारे सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आपको पेन किलर दे देते हैं डॉक्टर्स। तो वो पेन किलर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले बनाया था विद द हेल्प ऑफ दिस फंगस। क्या नाम है इस फंगस का? पेनिसिलियम। क्या बोलते हैं फंगस को? पेनिसिलियम। फंगस का नाम है पेनिसिलियम। और इसी को देखते हुए दवाई बना दी पेनिसिलिन, ठीक है। क्या दवाई बना दी? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। इज दैट क्लियर? तो दिस ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले फंगस बनाई थी। नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। कैसे वैक्सीन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं? लेट मी टेल यू। देखो ये तो हम आगे आ गए, एक मिनट रुकना, यहाँ पर आ जाओ। देखो वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है। अब कोरोना में तुमने सुना होगा वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन होता क्या है? ये कोई पर्सन है, ठीक है, डुग्गू है। अब देखो इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे WBCs है। WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। वो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ही पड़े रहते हैं। और ये व्हाइट ब्लड सेल्स ना बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं।
कुछ होते हैं जो कि दूसरे सेल को खा जाएंगे, कुछ होते हैं जो कि उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं कि इनको कैसे ये इन्होंने कैसे हमारी बॉडी पर अटैक किया था, ठीक है। कुछ ऐसे हो गए व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि खा जाएंगे, कुछ होते हैं जो कि मेमोरी को स्टोर कर लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया आया था, मेमोरी स्टोर करने वाले सेल्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट सेल्स दीज आर। कुछ होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या है, देखो, एंटीबॉडीज आर लाइक गन्स एंड राइफल्स, ये हमारी बॉडी के अंदर गन्स एंड बॉम्ब्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ पर आएगा, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ठीक है, हमें मारने के लिए ये बैक्टीरिया आया है, तो इसको बम से मारना है या इसको राइफल से मारना है, ये एंटीबॉडीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसको पहले देखेंगे, अच्छा इसको बम से मार के देखते हैं, नहीं मारा, चलो ठीक है इसको बंदूक से मार के देखते हैं। सो दिस इज हाउ एंटीबॉडीज वर्क इन आवर बॉडी। एंटीबॉडीज लगातार इन बैक्टीरिया और वायरस को किल करती रहती है और देखती है कि यार इस वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी एंटीबॉडी चाहिए, उस वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी एंटीबॉडी चाहिए। इतना समझ आया? ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारे WBCs कर रहे हैं, ये बॉस है, ये इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब सबसे पहले ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया ना, सबसे पहले बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, डुगू की बॉडी के अंदर ये एंटर कर रहा है, हाय दिस इज माय फर्स्ट टाइम, ये इस बैक्टीरिया ने बोला मैं सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर आया हूँ। तो ये सारे WBCs ऐसे अलर्ट हो जाते हैं, इसको मारने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये सबसे पहले आया है, इसको मारेंगे। ये क्या है बेटा? ये फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया और एंटीबॉडी के बीच में अब केमिकल रिएक्शन होती है, इनके बीच में युद्ध होता है, वॉर होता है। उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। जब एंटीबॉडीज इस बैक्टीरिया को मार रही होगी ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी ये पहले देख रहे हैं यार इसको किससे मारे, कैसे मारे, इसको कैसे इसको अपनी बॉडी से रिमूव करें। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब ये पहली बार आया था, जब फर्स्ट टाइम आया ना, तब टाइम टेकिंग केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि एंटीबॉडीज के लिए नया है, हमारी बॉडी को नहीं पता यार इसको कैसे मारना है, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट जब ये दूसरी बार आएगा, जब ये दूसरी बार हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तब ये हमारे WBCs इसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बार इतना क्विक एक्शन होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा, हम बीमार भी नहीं होंगे और हमारी बॉडी इससे लड़ लेगी। तो हम पहली बार बीमार पड़े जब हमारी बॉडी इसको पहचान रही थी कि आखिर ये है कौन सा यार, इसको मारे कैसे, इसको ठीक कैसे करे। इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? मेमोरी स्टोर करते हैं। तो इसने जब इसको मार लिया तो इसने मेमोरी स्टोर कर ली कि भैया इसके लिए बम नहीं, इसके लिए बंदूक काम आएगी। दूसरी बार आया, इसको देखा और बंदूक चला दी। पहली में टाइम लग गया था ना कि कैसे मारना है, सो मेमोरी सेल्स ने वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। समझ आया इतना? अब देखो इससे वैक्सीनेशन का क्या लेना देना है। अब ये जो डुग्गू है, सबसे पहले कोरोना वायरस आया, हमारी बॉडी को पता नहीं चला उसको मारना कैसे है। पता चला भी तो उन्होंने बहुत टाइम लिया, 2 दिन लिए, 3 दिन लिए, तब जाकर हम कोरोना से ठीक हुए, ठीक है। बट अब इसको बोला जा रहा है इसको फिर से कोरोना ना हो, तो हम इसको ना वैक्सीन लगा देते हैं। इतनी छोटी सी बॉडी है और कितना बड़ा वैक्सीन हम इसको लगा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको वैक्सीन लगा देते हैं। अब वैक्सीन से क्या होगा? ये लो, हमने इसको वैक्सीन लगा दी। अब वैक्सीन से ना, वैक्सीन के अंदर होता क्या है बेटा? वैक्सीन के अंदर डेड कोरोना वायरस होगा। वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस ही डाल रहे हैं हम। अब तुम हैरान हो जाओगे मैम ये क्या बात हो गई। आप वैसे उसको हमें कोरोना से ही बचाना है और हम उसके अंदर कोरोना वायरस ही डाल रहे हैं, ये तो बहुत बीमार हो जाएगा। बट मैंने आगे क्या लिखा है? डेड, यानी कि वो ना बहुत ही या तो डेड होंगे या वीक होंगे और लेस क्वांटिटी में होंगे। हम तब बीमार पड़ते हैं जब हमारे अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं। छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लेती है हमारी बॉडी, जब बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना तब दिक्कत आती है। तो हम क्या चाहते हैं, वैक्सीन का पर्पस क्या है कि हम ना सबको वैक्सीन लगा दें, जिनको कोरोना नहीं भी हो उनको भी वैक्सीन लगा दें। तो उनकी बॉडी के अंदर जब कोरोना आएगा तो बेसिकली वैक्सीन लगने पर हमारी ये जो मेमोरी सेल्स है, इन्होंने मेमोरी स्टोर कर ली। मेमोरी सेल्स ने सबसे पहले काम कर लिया, इन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली कि अच्छा ठीक है कोरोना वायरस, इसको तो बम से उड़ाना है। और वैक्सीन से फायदा क्या हुआ कि ये डेड है,
या फिर वीक है या बहुत ही लेस क्वांटिटी में, तो सिर्फ हम उतना ही वैक्सीन अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं कि बस एक मेमोरी बन जाए, हमें ज्यादा केमिकल रिएक्शन ना हो, हम मर ना जाए, हम बहुत ज्यादा बीमार ना पड़ जाए, बस एक मेमोरी क्रिएट हो जाए, उतने अमाउंट का वैक्सीन हम अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। नाउ मेमोरी इज क्रिएटेड। अब आप खुला मार्केट में घूमो, जहाँ जाओ वहाँ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, क्योंकि अब जब ओरिजिनल और स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये सारे बैठे हैं ना एंटीबॉडीज वगैरह बनाने वाले, WBCs बनाने वाले, ये डिशुम डिशुम करके सब उड़ा देंगे। सो हम वैक्सीन डालकर एक मेमोरी जनरेट कराते हैं कि भैया देखो ये ऐसा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको ऐसे मारना है, तुम देख लो कैसे आप इसको बंदूक से मारोगे, बम से मारोगे। सो बेसिकली मेमोरी जनरेट कराने के लिए हम वैक्सीन ऐड करते हैं। सो अब ये जो अब मैंने सारी आपको बातें बताई हैं, ये कहाँ से आई? ये आई थी बेटा एडवर्ड जेनर से। कौन से साइंटिस्ट थे? एडवर्ड जेनर। अब इन्होंने क्या किया, देखो एक और कहानी बताती हूँ। दो तरीके के, यहीं पे देख लो, दो तरीके के वायरस हैं, स्मॉल पॉक्स करने वाले और काउ पॉक्स करने वाले। ये दोनों वायरस ना सेम ही फैमिली के हैं, यानी कि सेम तरीका इनको मारने के लिए चाहिए। अगर स्मॉल पॉक्स वायरस को मारने के लिए गन चाहिए तो काउ पॉक्स वायरस मारने के लिए भी गन ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक महामारी फैली स्मॉल पॉक्स, बहुत सारे लोग बहुत बीमार हो रहे थे, बहुत गंदी बीमारी है स्मॉल पॉक्स। बट एक चीज देखी गई कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो गया है पहले से, काउ पॉक्स ना बड़ी सिंपल सी बीमारी है, इसमें इतना कोई जानलेवा कुछ नहीं है, थोड़े दिन के लिए होती है फिर बंदा ठीक हो जाता है। स्मॉल पॉक्स बहुत ही गंदी बीमारी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक जगह पर बहुत ज्यादा स्मॉल पॉक्स फैल गया, बट जिन लोगों को काउ पॉक्स हो गया था, लाइफ में कभी भी हुआ होगा, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। ये एडवर्ड जेनर ने नोटिस किया। अब इसको कंफर्म भी करना था, तो उन्होंने कंफर्म कैसे किया, उन्होंने इस बच्चे को पकड़ा और इस बच्चे को जानकर इस बच्चे के अंदर कौन सा वायरस ऐड कराया, काउ पॉक्स का वायरस ऐड कर दिया इस बच्चे के अंदर, ठीक है। अब इस बच्चे को थोड़े दिन के लिए काउ पॉक्स हुआ, बट पता है ये ठीक हो जाएगा जल्दी से, ठीक है, तो ये रिकवर कर गया। काउ पॉक्स हुआ, थोड़े दिन में ठीक हो गया, फिर से इसके अंदर स्मॉल पॉक्स वाला वायरस डाला, बेटा इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। शुक्र की बात है, ये थोड़ा अनएथिकल था, इन्होंने इस बच्चे के साथ बड़ा रिस्क लिया, बट जो इन्होंने किया हमें पढ़ना है, तो इन्होंने फिर उसके अंदर स्मॉल पॉक्स वाला वायरस डाल दिया। अब इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, यानी कि इतनी बड़ी बीमारी से अगर आप बचना चाहते हो तो अपने आप को काउ पॉक्स कर लो, काउ पॉक्स हो जाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। अब इससे पीछे आप रिलेट कर पा रहे हो, वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के WBCs है, काउ पॉक्स वायरस हो या स्मॉल पॉक्स वायरस हो, उसको मारना तो गन से ही है। तो जैसे ही काउ पॉक्स वायरस आया, हमारी बॉडी के सेल्स ने मेमोरी स्टोर कर ली, अच्छा ये वायरस है, इसको गन से मारना है, मेमोरी स्टोर कर ली। फिर जब स्मॉल पॉक्स वाला वायरस आया बॉडी के अंदर, तो उनको पता है अच्छा ये तो सेम फैमिली का है, गन से उड़ाना है, भी कैसे मारना है, गन से उड़ाना है, गन से मार दिया, और हमें बॉडी को पता भी नहीं चला, हमें स्मॉल पॉक्स फील भी नहीं हुआ, हमें स्मॉल पॉक्स कभी हुआ ही नहीं, काउ पॉक्स वाले वायरस को ही हमारी बॉडी ने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो बेटा दिस इज हाउ वैक्सीनेशन वर्क। एडवर्ड जेनर ने ये काम किया था, इन्होंने सबसे पहले ये वैक्सीनेशन वाली टर्म बताई और एक एक्सपेरिमेंट करा काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वाला, उसके बाद हमें वैक्सीनेशन मिली है। आया समझ? सो दिस इज हाउ वैक्सीनेशन वर्क। तब तुमने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं बेटा, उनको बहुत सारे हम इंजेक्शंस लगाते हैं, बहुत सारे, यहीं पर आ जाओ, बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, एंड थोड़ी बहुत देर के लिए वो बीमार पड़ते भी हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर बॉडी सेंसिटिव है और इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उस टाइम पर हम थोड़ी देर के लिए बीमार पड़ते हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन जब मैंने लगवाई थी तो मुझे 2 दिन के लिए फीवर हुआ था, ठीक है, तो ऐसे बच्चों में भी आपको देखने को मिलता है, बट वो वैक्सीनेशन उनके लिए उस टाइम ज़रूरी है क्योंकि पूरी लाइफ फिर उनको वो इन्फेक्शन नहीं होगा या फिर वो पैथोजन उन पर अटैक नहीं करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी की जो बातें हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो बाकी की इंपॉर्टेंस है दैट वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं आपको कितना समझ आया। पहला है, इस क्वेश्चन को नहीं करना है, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन करना है, पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज मिल्क एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज। पार्शियल मतलब आधी अधूरी, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है जर्म फ्री, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जर्म फ्री। अब हम किसी को जर्म फ्री करते हैं, पार्शियल मतलब आधा, अगर हमें जर्म फ्री करना है मिल्क को, हाई टेम्परेचर पे हम ये काम कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन, फिल्ट्रेशन, रेफ्रिजरेशन या फिर पिकलिंग। सो राइट आंसर विल बी पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन का मतलब क्या था बेटा, जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करें उसको और फिर इमीडिएटली कूल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आइज। ये लिविंग है, ऑर्गेनिजम्स हैं,
इनविजिबल यानी कि दिखते नहीं है हमारी नेकेड आइज को, इनको क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो राइट आंसर विल बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ। वैक्सीन्स किसके लिए बनी है, किससे बनी है? केमिकल से बनी है, वायरसेस से बनी है, ड्रग से बनी है, या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है? तो किससे बनी है? वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इज दैट क्लियर? देन वन मोर क्वेश्चन, द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कर्ड। कौन सा बैक्टीरियम है जो कि कर्ड के अंदर प्रेजेंट है? व्हाट इज बैक्टीरियम? बेटा बैक्टीरिया का सिंगुलर है, सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियम मतलब वन बैक्टीरिया। कर्ड के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? राइट आंसर इज लैक्टोबैसिलस। सैल्मोनेला टाइफाइड टाइफाइड करता है, पेनिसिलिन एक तरीके की फंगस है, विब्रियो कॉलरा कॉलरा को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉलरा जो बीमारी होती है। ठीक है, होमवर्क टाइम। आई नो गुस्सा आता है तुम्हें, मैम होमवर्क क्यों दे रही है, बट कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ। प्रैक्टिस बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, इतना तो कर सकते हो। जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया उसकी ये बैक एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की। ये तो हो जाएगा क्योंकि आपको स्कूल को भी तो फोकस करना है, स्कूल वाला काम भी तो करना है। ठीक है, नाउ वी आर एंडिंग द सेशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगले सैटरडे जब आपको वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा बेटा। अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि उमंग 2.0 बैच उन बच्चों के लिए जिन्होंने उमंग 1 में किसी वजह से मिस आउट कर दिया होगा। तो आप अगर थोड़ा सा सिलेबस से पीछे भी चल रहे हो कोई बात नहीं, आपका सिलेबस हो जाएगा, बट जितना भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अच्छे से करो। नाउ बाय बाय, वी आर एंडिंग द सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।